हाय एवरीवन। आज हम इस इंटरव्यू कम पॉडकास्ट में इंटरव्यू करने वाले हैं एक एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट का। और यहाँ पर हम उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में अच्छे से समझेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी। साथ में जो एमटीएस की वर्क प्रोफाइल है, इनसे क्या काम कराया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे, अपने आसपास देखोगे या गूगल करके भी बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी एमटीएस वर्क प्रोफाइल को लेकर। तो जो एमटीएस की वर्क प्रोफाइल है, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि अगर अभी ये एज अ एमटीएस काम कर रहे हैं, अभी इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है क्योंकि एमटीएस 2024 के थ्रू सिलेक्टेड है और लगभग 1 महीने से ज़्यादा हुआ है ना, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हुआ है इनको डिपार्टमेंट में काम करते-करते। तो ये अभी क्या काम कर रहे हैं, इनको ऑफ़िस में क्या काम दिया जाता है, साथ में जो इनके सीनियर हैं, आप इनकी ऑफ़िस में जो एज अ एमटीएस अभी हैं, उनकी क्या वर्क प्रोफाइल है, उसके बारे में अभी समझेंगे और प्रिपरेशन जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। साथ में अगर आप एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, आपको कितना तैयारी करनी चाहिए, कैसे सेक्शनल टेस्ट लगानी चाहिए, उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। और कितनी रॉ मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है एमटीएस 2025 में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए इस इंटरव्यू कम पॉडकास्ट को हम शुरू कर लेते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो आपका थैंक यू यहाँ आने के लिए। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए अपना नाम बताइए, डिपार्टमेंट बताइए कि आप एमटीएस 2024 के थ्रू किस डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं और लगभग कितना टाइम हो गया है, और अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता है डिपार्टमेंट की तो वो भी एक बार शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा नाम अभय कुमार सिंह है और मेरा सिलेक्शन एमटीएस 2024 के थ्रू इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है और मेरा महाराष्ट्र कैडर के अंदर पुणे जोन में हुआ है। और मैं फिलहाल थाने में पोस्टेड हूँ। मतलब आपका महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है जिसमें 3 जोन है बेसिकली, उसमें से पुणे जोन में हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टेशन आते हैं, तो आपका थाने स्टेशन में आप हो। एग्जैक्ट। ठीक है, तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 मई 2025 है। 5 मई 2025 को आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। और देखो यहाँ पर जो हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो देखो इंसान कैमरे के सामने थोड़ा हेजिटेट होता है, तो भाई अगर थोड़ा सा हेजिटेट करे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अगर कोई कैमरा फेस नहीं करता तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है। बाद बाकी का जो भी सवाल होंगे उनके आंसर हम पूछेंगे ही। बाद बाकी का अभी हमने बात किया, नाम, डिपार्टमेंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता चल गया, लगभग 1 महीना हो चुका है आपको डिपार्टमेंट में। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपको कि अभी हम जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 जून को कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी आ गई है? हाँ बिल्कुल। तो एक एमटीएस की इन हैंड सैलरी कितनी है, अगर इनिशियल स्टेज में, अगर शुरुआत में आपकी 1 महीने की कितनी सैलरी आई है? ये एमटीएस का जो पोस्ट होता है ये 1800 ग्रेड पे का होता है और इसमें बाकी एचआरए डीए ये सारे इंक्लूड होके आपके लमसम अमाउंट मिलते हैं। और मेरे इसमें 1 मंथ का सैलरी वो नियरली सम 36,000 रहता है और कुछ जैसे पीएफ हैं और अदर कुछ सीजीएचएस वगैरह डिडक्ट होकर के 32,500 समथिंग आपको क्रेडिट होंगे। मतलब अभी अगर कोई एज आ एमटीएस ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट को, तो लगभग 32,500 रुपए इन हैंड सैलरी मिलेगी। ओवरऑल उसकी 36,000 है, जो कि एनपीएस और उसमें जमा होता है कट के आपका। एग्जैक्ट। और अभी में भी 8th पे आपका कमीशन आ जाएगा, तो यही सैलरी बढ़ के इन हैंड 40 के समथिंग तो जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। एंड जो आपकी ग्रॉस पे है वो 45 प्लस चली जाएगी। और जो आपका लागू होगा 2026 से आपका लागू होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एमटीएस 2024 जो आपका अटेम्प्ट था, वो कौन सा अटेम्प्ट था यहाँ पर? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपका पहला अटेम्प्ट था, तो इससे पहले आपने एसएससी का कोई और अटेम्प्ट दिया है? एसएससी का मैंने सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें एग्जाम दिया था। कौन सी ईयर का? 2024 का। तो आपने सीजीएल 2024 भी दिया था? जी हाँ बिल्कुल, सीजीएल 2024 भी दिया था। तो बेसिकली आप पैरेलली एसएससी के सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे थे, सिंगुलर या पर्टिकुलर एक एमटीएस को ही टारगेट नहीं कर रहे थे? नहीं ऐसा। तो थोड़ा सा आपका एमटीएस 2024 में फाइनल सिलेक्शन हुआ, किस डेट को आपको पेपर था, आपको याद है? मेरा 18 अक्टूबर को था, 18 अक्टूबर 2024 को पेपर था। अच्छा, कौन सी शिफ्ट में था? ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। आपके रॉ मार्क्स कितने थे?
मेरे रॉ 103 थे। मतलब 103 नंबर थे आपके। बिल्कुल। अच्छा, मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ और बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जो 120 नंबर लेके ही आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर देखो आपके सामने एक लाइव परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप कैटेगरी कौन सी है? मेरा EWS है। EWS कैटेगरी से इनका 103 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी टफ शिफ्ट आती है तो आप 100 और 105 नंबर के बीच में भी नंबर लेके आओगे ना, और वैकेंसी थोड़ी अच्छी खासी है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। अभी भाई का भी 103 मार्क्स पे हुआ है, तो ये चीजें ध्यान रखो। जो आप कट ऑफ देखते हो वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है। जैसे आपकी कितने मार्क्स थे नॉर्मलाइज्ड होके? मेरे 122 थे। 122 मतलब आपके 19 नंबर बढ़े थे। तो अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जो कट ऑफ जाती है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे जाती है। रॉ मार्क्स जो होते हैं, आप रॉ मार्क्स अगर 103 भी लेके आए और वैकेंसी थोड़ी अच्छी खासी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो हम इनके रिजल्ट का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देंगे। स्क्रीनशॉट है आपके पास? जी हाँ। हाँ, तो आप मुझे शेयर करना, हम जब एडिट करेंगे इसको तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा सर का। यहाँ पे हम आपको स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एमटीएस 2025 के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर एक बच्चा एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहा है तो उसकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यहाँ पे ये आता है कि लगभग अभी 3 महीने हैं पेपर में, 20 सितंबर से पेपर है। तो अगर मैं 3 महीने से ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा मोटा-मोटा लेता हूँ तो लगभग 3 महीना है एक बच्चे के पास। तो 3 महीने अगर एक बच्चा कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करता है, तो क्या इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? या बिल्कुल, ये थोड़ा टफ तो ज़रूर होगा, बट अगर वो कंसिस्टेंटली अगर वो फ़ोकस रहे अपना पढ़ाई के प्रति तो ये आराम से क्लियर हो सकता है। और मेरा मानना ये भी है कि एमटीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप जो पढ़ के गए वो पेपर में आ गया, तो आपका डेफ़िनेटली 3 महीने में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। और वरना अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ के गए पेपर में वो आया ही नहीं, तो 1 साल की तैयारी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ। तो एमटीएस जैसे मैटर में क्या लक भी थोड़ा बहुत मैटर करता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये चूँकि ये वन डे एग्ज़ाम है एमटीएस, तो इसमें लक तो मैटर करता ही। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताओ आपने इंग्लिश कैसे करी थी? मैंने इंग्लिश स्टार्ट नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 बुक से स्टार्ट करा था और फिर उसी को बार-बार रिवीजन करते हुए। तो बेसिकली आपने नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की किताब है उससे इंग्लिश पढ़ी हुई है, ठीक है? और अगर हम बात करें वोकैब्युलरी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रिपरेशन जर्नी का, और इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो आपने वोकैब्युलरी किस बुक से करी थी? मैंने वोकैब्युलरी के लिए ब्लैक बुक प्रेफ़र करा था। ब्लैक बुक प्रेफर करा था। और लगभग कितनी वोकैब्युलरी एक बच्चे को याद करनी चाहिए कम से कम, अगर वो एमटीएस 2025 एग्जाम में बैठने जा रहा है? ज़्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है, 5000 कर लो, 6000 कर लो, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए एक बच्चे को याद? मिनिमम 2000 टू 3000 के बीच में होना ही चाहिए। मतलब 2000 से लेके 3000 के बीच में होना चाहिए, कि मतलब जितना वन वर्ड दिया है ब्लैक बुक में वो सारा खत्म कर दो, और जितना सिनोनियम्स दिया है वो सारा खत्म कर दो। तो लगभग 2000 वन वर्ड, 1000 सिनोनियम्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का हो गया। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं जीके के बारे में। देखो जीके भी इंग्लिश के बाद 2 ही सब्जेक्ट हैं जो आपके मेन है। एक इंग्लिश आपने नीतू मैम से करी थी वॉल्यूम 1 किताब से। अच्छा, आपने वीडियोज नहीं देखी उनकी? जी नहीं, वीडियो नहीं देखी थी, और ब्लैक बुक से बुक ऐप की थी। अभी हम जीके की बात करते हैं। जीके में हम एमटीएस 2025 के लिए यहाँ पर अर्जुन बैच करा रहा है, जिसमें हमने कंप्लीट स्टैटिक जीके कराई है। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री कराई है 27 लेक्चर्स में, उसके बाद पॉलिटी कराई है। अभी हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, उसके बाद कंप्लीट बेसिकली हम जीके कराने वाले हैं। और हमने आपको भी क्लासेस भेजी थी कि एक बार आने से पहले आप क्लासेस देख लो, और नोट्स भी हमने भेजे थे क्लासेस के, जिससे कि आप एक अपना जेन्युइन ओपिनियन दे पाओ। ऐसा नहीं है कि आप इस चैनल पर हो तो आप अर्जुन बैच के बारे में अच्छा ही बोलो। तो आप अपना एक जेन्युइन फीडबैक शेयर करो कि अगर एक एमटीएस 2025 जो टारगेट कर रहा है वो अगर अर्जुन बैच से पढ़ता है तो सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, या एग्जाम ओरिएंटेड कितना है हमारा कंटेंट? जी हाँ, अभी मैं जैसे कि आपने बोला, मैंने आपके कंटेंट को थोड़ा गो थ्रू हुआ तो देखा, तो बहुत ही टू द पॉइंट हैं आपके नोट्स, तो वो रेगुलर ये पे उनको देखते रहें और तैयारी अगर करते रहें, और साथ ही साथ मॉक सेक्शनल मॉक भी अगर वो डेली लगाएँगे तो बिल्कुल क्लियर हो सकता है।
मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि वो जो अर्जुन बैच में हम करा रहे हैं वो फॉलो करे, साथ में उसे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाता रहे, जिससे कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उसे आइडिया हो कि किस तरह से पेपर में पूछा जाता है। जी हाँ, एसएससी तो अभी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही एग्जाम हो गया है, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है प्रीवियस ईयर। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर की, जो आपने बात की। तो आप मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि जो सेक्शनल टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो कितना रोल प्ले करते हैं एसएससी में, खासकर एमटीएस जैसे एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेने में। जी हाँ, ये सेक्शनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये डेली लगाना है। मॉक तो लगानी है, साथ ही साथ आप सेक्शनल को ज़्यादा प्रीफर करें और आप देखें कि आपका कौन सा एरिया वीक है, चाहे वो इंग्लिश है तो इंग्लिश को ज़्यादा लगाएं या फिर एमटीएस है, बट सेक्शनल को इग्नोर ना करें। सेक्शनल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत आपको। ज़्यादा अच्छा, सेक्शनल जो किसी ऐप पे लगा रहे हैं वो वाले लगाने चाहिए या जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ गए हैं वो वाले लगाना चाहिए? जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर ही अगर किसी ऐप के थ्रू आपको अगर मिल रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफर करें। और बच्चों को एक डाउट भी रहता है, जैसे अगर कोई एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो मैंने देखा है बच्चा वो सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाना चाहेगा, मतलब सेक्शनल टेस्ट जीके का, इंग्लिश का। लेकिन हम एक ही एडवाइस करते हैं कि आप एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी करो, आपको सभी पेपर्स के सेक्शनल टेस्ट लगाओ, इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाओ। क्या आप भी एग्री करते हो कि एक एमटीएस का बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको सीजीएल के सेक्शनल टेस्ट भी लगाने चाहिए, जीके और इंग्लिश के? जी हाँ, बिल्कुल, यह देखा गया है कि जो लेवल है मोर और लेस सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू सबका लगभग बराबर ही है। इवन इवन एमटीएस के कुछ जो आज के ट्रेंड में देखा जा रहा है कि वो सीजीएल से भी ज़्यादा बेहतर पेपर बना रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर जीके काफी हार्ड पूछी गई थी 2024 में, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीके की और साथ में इंग्लिश भी टफ हो जाती है, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है सीजीएल और सीएचएसएल में क्या होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लेगा, तो एक बच्चा बहुत आसानी से बना लेता है, बट आपको एमटीएस में नहीं मिलेगा तो वो और ज्यादा टफ हो जाएगा, वहां पे एरर ज्यादा दे देगा तो वो और ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा प्रिपरेशन जर्नी के लिए कि अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो। तो इंग्लिश में आप नीतू मैम को फॉलो कर सकते हो, जैसे हम रिकमेंडेशन करते हैं रानी मैम को। बिल्कुल, तो आप रानी मैम को, जो आपको टीचर बेस्ट लगता है आप उनसे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला या कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट बोल रहा है। हमेशा एक जो मुझे लगता है, मैं हमेशा जब मुझसे आके बोलता है कि बेस्ट टीचर कौन है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिसका आपको समझ में आ रहा है वो बेस्ट है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको उसी से पढ़ना है, मैंने बोला आप उससे पढ़ रहे हो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा। अब जैसे सेम मैं अर्जुन बैच के लिए बोलूंगा, जैसे अभी मैं अर्जुन बैच करा रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन वो कितना भी अच्छा बैच है, लेकिन अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल मत देखिए उसे। जिसका आपको टीचर का जो समझ में आ रहा है आपको वो फॉलो करना चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान रखो। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाते रहना है, साथ में बुकैब पर बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है। बुकैब भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन जर्नी का, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने अभी 1 महीना हुआ है आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हुए, तो यहाँ पर आपको क्या काम करने को दिया जा रहा है, आप क्या काम कर रहे हो ऑफिस में जाके, सबसे पहले थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिए। बेसिकली अभी मेरा ज्वाइनिंग होने में ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, तो शुरू के मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो इस तरह की, मैंने 8 से 10 दिन तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही लग गए। उसमें बहुत सारा काम, डॉक्यूमेंटेशन होता है, एनपीएस फॉर्म या बायोडेटा फॉर्म फॉर द एम्प्लॉय आईडी, सिम के लिए अप्लाई करना, और बहुत सारे इंटरनल काम होते हैं ऑफिस के। और शुरुआत में तुम आते हो तो उतना काम दिया भी नहीं जाता है। बिल्कुल। फिर उनके बाद हमें फिलहाल हमारे चूंकि अभी हमारा ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है तो हमें फिलहाल इनवर्ड आउटवर्ड के काम में दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनवर्ड आउटवर्ड को डिटेल में बताओ कि इनवर्ड क्या होता है और आउटवर्ड क्या होता है। इनवर्ड में जो बाहर से जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, चाहे मेल पे हो या फिर बाय थ्रू पोस्ट हो या जैसे भी हो, तो वो एंट्री होता है कि वो हमारे ऑफिस में आए, और जो भी हमारे ऑफिस के थ्रू किसी और भी डिपार्टमेंट या कहीं और भी भेजना होता है, तो हेडक्वार्टर वगैरह, तो वो आउटवर्ड में होते हैं। तो उनका प्रॉपर एंट्री अलग अलग रजिस्टर में होता है। फिलहाल हमें वही बताया गया। तो मतलब बेसिकली है कि एक रजिस्टर में आपको इन्वर्ट करना होता है। कोई लेटर बाहर से अंदर आया है, सपोज कोई एसएससी का लेटर है या कोई दूसरी ऑफिस से लेटर आया है, और अगर ऑफिस से कोई बाहर जा रहा है लेटर तो उसको भी आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा, ये अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए आपसे ये काम कराया जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आपको नॉलेज दी होगी तो फिर आपको आगे और काम दिया जाएगा। आपके जो सीनियर है, 1-2 साल जो आपसे सीनियर एमटीएस से जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, वो फिलहाल क्या काम कर रहे हैं?
क्योंकि इसमें जो एमटीएस होते हैं उनके ठीक 1 से 2 साल में वो नोटिस सर्वर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उनके वर्क प्रोफाइल भी बदल जाते हैं और बाकी जो होते हैं उन्हें प्रॉपर सिस्टम मिल जाता है और उन्हें सिस्टम पे काम करना होता है और एज ए न्यू जो ज्वाइनिंग होते हैं उन्हें डेस्क में ही सारा एंट्री या फिर अदर जो भी वर्क होते हैं और आपके सीनियर जो भी आपको कोई भी वर्क एलोकेट करते हैं वो आपको करने होते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं बहुत सारे इनकम टैक्स में जो काम कर रहे हैं, उनसे जब मेरी बातें होती हैं तो बोलते हैं कि भैया मेरे यहाँ पर जो एमटीएस है और जो टीए है, जो इंस्पेक्टर है, अगर हम एक्चुअल देखेंगे तो कोई वर्क प्रोफाइल में डिफरेंस नहीं है। एक एमटीएस भी वही काम करता है जो टीए कर रहा होता है और एक एमटीएस वो भी काम करता है जो इंस्पेक्टर वाला काम होता है। तो क्या ऐसा आपकी ऑफिस में भी है कि बिल्कुल। अगर आप 1-2 साल सीनियर हो, एमटीएस से 1-2 साल हो गया आपको एज ए एमटीएस काम करते-करते, तो क्या वर्क प्रोफाइल में आप टीए और एमटीएस, टीए और इंस्पेक्टर वाला भी काम कर रहा होता है एक एमटीएस? बिल्कुल जैसे-जैसे आपको वर्क के बारे में नॉलेज हो जाता है तो बेसिकली सब वही काम करते हैं, सभी को अलग-अलग सिस्टम अलॉट होता है और वो उनको वैसा काम एक ही जैसा ही मिलता है। ओके, ठीक है। ये काम से रिलेटेड हो गया। अभी अगर आप ऑफिस में हो तो थोड़ा-सा स्टडी टाइम कितना निकाल पाते हो आप ऑफिस में? थोड़ा-सा उस पे बात कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा आप अपनी स्टडी टाइम के बारे में बात करिए। ऑफिस में जैसे आपको जो भी काम आपको अलॉट हुआ है वो आप अपना काम ऑनेस्टली कीजिए, उनके बाद आपको जो टाइम मिलता है उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने पढ़ाई के प्रति फ़ोकस्ड हैं, तो आप 1 से 2 से ढाई घंटा आप निकाल सकते हैं पर डे। आप लंच टाइम में कुछ जो जो टाइम मिलता है उसमें से कुछ टाइम कट करके आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ऊपर से लाइब्रेरी हर एक ऑफिस में इनकम टैक्स में अलॉट होता है, तो आप वहाँ जाके भी अपना तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि अपना काम, जो आपको काम अलॉट किया गया है, तो सबसे पहले तो वो काम अपना प्रॉपर करो और उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है, वह उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। कोई ऐसा ऑफिसर मना तो नहीं करते? नहीं। और मैंने ये भी सुना है जो इनकम टैक्स में से सिलेक्टेड है कि मैक्सिमम ऑफिसर्स खुद बोलते हैं बच्चों को कि भाई तुम तैयारी करो, तुम पढ़ो, तुम आगे मतलब तुम्हारा पोटेंशियल, क्योंकि एक बच्चा आज के टाइम में एमटीएस क्रैक करना, एमटीएस सैलरी कम मिलती है बट एमटीएस को क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कंपटीशन इतना है कि 10,000 वैकेंसी 50 लाख फॉर्म आते हैं। तो ऑफिसर को भी पता होता है कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल काफी है आगे पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं खुद रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम पढ़ते रहो, तुम तैयारी करते रहो, जितना भी टाइम मिलता है अपना काम करते रहो और तैयारी करते रहो। एम आई राइट? एग्जैक्ट। ठीक है। और ये तो हो गया ऑफिस में 2-2.5 घंटे हमने निकाला लंच वगैरह का करके। अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम हमारा जो स्टडी का है वो हम कितना निकाल सकते हैं? क्योंकि अभी आप तो एमटीएस में एज ए न्यू ज्वाइनिंग जो करता है वो तो एमटीएस में रुकेगा नहीं, उनको फ्यूचर में फर्दर आगे सीजीएल या जो भी कोई यूपीएससी बहुत लोग टारगेट करते हैं, स्टेट पीसीएस करते हैं। स्टेट पीसीएस और भी एग्जाम जो है, तो आप पर डे 7 to 8 आवर्स आप निकाल सकते हैं घर पे और ऑफिस मिला के आप, तो बहुत बढ़िया। जो कि मोर देन इनफ होता है। अगर आप 7 to 8 भी नहीं, फिर 5-6 घंटे अगर तुम कंसिस्टेंट होके निकाल पढ़ लोगे 6-7 महीने, तो सीजीएल भी क्रैक कर सकते हो और साथ में अगर कोई स्टेट पीसीएस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट होके पढ़ रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में कि जो सीनियर्स होते हैं ऑफिस में, ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो एमटीएस की जॉब है उसको लेकर, जैसे अभी आप एज ए एमटीएस जॉब कर रहे हो तो आपके सीनियर्स जो इंस्पेक्टर हैं, ऑलरेडी टीए हैं या आपके आईटीओ हैं या कमिश्नर्स हैं, उनका कैसा बिहेवियर रहता है आपके प्रति या और जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर? ये हमारे डिपार्टमेंट में जितना मैंने एक्सपीरियंस करा वो बहुत ही कॉर्डियल नेचर के हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपना काम को ऑनेस्टली कीजिए, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अभी आपकी बात कर लेते हैं। आप अभी एमटीएस क्रैक किया है, नो डाउट कि अभी आप यहाँ नहीं रुकने वाले हो, तो अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और जैसा हमारा डिस्कशन भी हो रहा था कि काफी अच्छा स्कोर भी आ रहा है। अभी मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है, आप उसका जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो? मेरे 150 to 60 के बीच में वेरी करते हैं मार्क्स, जो कि मतलब एक बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप इतना मॉक में लेके आ रहे हो। अच्छा, मेरा ये एक सवाल आपसे यहाँ पर है कि देखो एमटीएस जो जॉब है ग्रेड 1 की जॉब है, 1800 ग्रेड पे की जॉब है, सैलरी भी आपको शुरुआत में कम ही मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे अभी 1 महीने पहले आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो आप पर कुछ टाइम पहले जॉब नहीं थी, अभी जॉब है।
तो एक एमटीएस की जॉब होना और एक जॉब बिल्कुल कोई भी जॉब ना होना, उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या चेंजेस आपने फील किए हैं पर्सनल, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। बिल्कुल बहुत बड़ी चेंज है आती है बाद में कि सबसे पहले तो आपके ऊपर से बेरोजगार का जो टैग है वो हट जाता है, तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे जैसे ही कोई एग्जाम क्लियर हो जाए, एमटीएस या कोई भी एग्जाम फर्स्ट टाइम जो भी मिलता है तो बहुत ज़्यादा। और मैंने अपने पर्सनली मैंने ये अनुभव करा है कि मेरा 2024 के थ्रू सीजीएल प्री क्लियर हुआ था, तो मैंने मेंस में यह देखा कि जो मैंने सेंटर पे देखा तो वहाँ मोर देन 50% बच्चा जो थे वो सिलेक्टेड थे। तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होती है, फर्दर आप एमटीएस क्लियर करने के बाद कोई भी एग्जाम देंगे तो आप बहुत ही काल्म और बहुत ही आप अच्छे ढंग से आप अपने को आउटपुट को दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक ऐसे एग्जाम को क्रैक करते हो जिसमें 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग 25-30 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं, उसमें से अगर 10-12 हजार वैकेंसी में आप सिलेक्ट होके आते हो तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और फाइनेंशियली भी इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो काफी चेंजेस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक जॉब में आ जाते हो। और देखो, अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं ना, तो एक बच्चा जो बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, और जब वो प्राइवेट कंपनी में काम करने जा रहा है तो उसे भी 20-25 हजार रुपए में 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये भी एक हार्श रियलिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हम बोल सकते हैं, क्योंकि उतनी अच्छी टेक्निकल, देखो जिसने अच्छी कॉलेज से बीटेक किया है उसको अच्छा पैकेज मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन जो एक एवरेज कॉलेज से बीटेक करके जा रहा है, तो मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बीटेक किया है और अभी 15-20 हजार से उनकी शुरुआत हुई है, तो उसके कंपैरिजन में मेरे अकॉर्डिंग एज अ एमटीएस काम करना बहुत बेटर जॉब है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो एमटीएस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम एमटीएस के प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको 1 महीना हो गया है तो रफ आइडिया हो जाता है सीनियर से बात करके, सब लोगों से बात करके। तो इनकम टैक्स में एमटीएस का जो प्रमोशनल ऑर्डर है वो क्या है, वो थोड़ा सा समझाइए कि एमटीएस से टीए बनने में कितना टाइम लगेगा। एमटीएस चूंकि यह एक 1800 ग्रेड पे की जॉब है, तो आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होना है वो टीए के लिए होना है, टैक्स असिस्टेंट, जो कि सीजीएल के थ्रू लेवल 4 यानी कि लेवल 4 के लिए वो रिक्रूटमेंट होती है। तो यह आप नियरली 5 to 6 ईयर में आप टीए के लिए प्रमोट हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक तो ये है कि आप जल्दी से सीजीएल निकाल लो, टीए जल्दी बन जाओगे, अगर इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, है ना। और अगर आप सपोज इफ एनी चांस सीजीएल नहीं निकाल पाते हो तो 5 से 6 साल में एमटीए से टीए बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और टीए से इंस्पेक्टर बनने में आपको 10 से 12 साल लग सकते हैं। और इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने में? इंस्पेक्टर से आईटीओ के लिए 10 साल से 12 साल। 10 से 12 साल। कहने का मतलब है कि अगर आप ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर किस जोन में हो, उस जोन में वैकेंसी कितनी खाली है, वो सारी चीजें भी थोड़ा डिले भी हो सकता है। जैसे अभी टीए से इंस्पेक्टर बनने में 10 साल की जगह 12 भी लग सकते हैं, 13 भी लग सकते हैं। एमटीए से टीए बनने में 6-7 साल भी जाती हैं बहुत सारी जोन्स में। तो ठीक है, हम एवरेज बात कर रहे हैं, तो 5 साल, 5 से 6 साल एवरेज हम यहाँ पे टीए, फिर 10 से 12 साल इंस्पेक्टर, फिर 10 से 12 साल यहाँ पर आईटीओ। तो कहने का मतलब है अगर एक एमटीएस ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट, तो वो आईटीओ तक जा सकता है अपने रिटायरमेंट तक। बिल्कुल, बहुत चांस है ना। तो देखो, अभी तक हमने यहाँ पे बात कर ली वर्क प्रोफाइल के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में बात कर ली कि अगर एक बच्चा एमटीएस 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है तो कैसे करनी चाहिए। प्रिपरेशन से लेके मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, टेलीग्राम पर हम यहाँ पे डेली टारगेट दे रहे हैं, जो हम अभी आपको डेली टारगेट दिखा भी रहे थे। तो एक बच्चा अगर उस डेली टारगेट को रिलीजियसली फॉलो करे, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर दे रहे हैं, ठीक है, हम उसमें वोकैबुलरी याद करने को दे रहे हैं, जीके दे रहे हैं, कहाँ से करनी है वो सारी चीजें हम दे रहे हैं, और सारे सोर्सेज भी हमने आपको दिखाए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अगर एक बच्चा उसको रिलीजियसली कंसिस्टेंट होकर फॉलो करता है, तो क्या उस पर वो ट्रस्ट कर सकता है, डेली टारगेट पर बिलीव कर सकता है, और क्या वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकता है? डेफिनेटली। और जो एसएससी का जो पूरा जर्नी है, इसमें आपका जो डेली का टारगेट है, इसको आप वीकली या पर डे के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको सिलेक्शन दिलाने में। तो आप रिलीजियसली इसको डेली फॉलो करें। बस मतलब कंडीशन ये है कि डेली टारगेट हमें कंसिस्टेंट होके फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अगर देखो अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, अभी नहीं पता कि कितनी वैकेंसी आएंगी, बट अकॉर्डिंग टू मी 4000 से 7000 के बीच में वेरी कर सकती है। ठीक है। तो अगर इतनी वैकेंसी आती है तो थोड़ा सा एक हार्ड शिफ्ट आ गई, सपोज कोई बच्चा पेपर देने गया और हार्ड शिफ्ट आ गई,
तो कितना उसका रॉ स्कोर पर आपके अकॉर्डिंग फाइनल सिलेक्शन हो सकता है? हार्ड शिफ्ट में ये आपका 105 टू 10 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो, और आपको बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होना है तो फिर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। कहने का मतलब है 105 से 110, और ये हम बात कर रहे हैं यूआर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अगर आप उससे आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, तो आप और कम स्कोर करोगे तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं कि मॉडरेट शिफ्ट में लगभग कितना स्कोर करना चाहिए एक बच्चे को अगर मॉडरेट शिफ्ट आती है? 110 टू 20 के बीच में आपका स्कोर है तो ठीक है। और अगर बहुत इजी शिफ्ट आ गई तो इजी शिफ्ट में आपको ज्यादा स्कोर करना होगा, 20 प्लस ही रखना, मतलब 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उतना नहीं मिलेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे लास्ट सवाल है, ठीक है, इस इंटरव्यू का, कि एक बच्चा जो यहाँ पे तैयारी कर रहा है एमटीएस 2025 की, तो वो जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाता है, ये तो अभी जैसे हमने स्कोर की बात की, ये तो रियल पेपर की बात हो गई कि वो पेपर देने जाए। अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर में कितना टारगेट होना चाहिए? जैसे कि अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो आप उसको एक टारगेट लेके चलता है कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा हूँ, तो मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए पेपर में, तभी मेरी तैयारी अच्छी होगी, तभी मेरे सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा है। तो वो टारगेट कितना करे प्रीवियस ईयर पेपर्स में? आप अगर एक हार्ड शिफ्ट पे अगर पेपर लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर तो उसमें से 100 प्लस, आप एक्चुअली 100 टू 120 को मार्क्स के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। और अगर उनसे अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप थोड़ा अपना तैयारी को और बूस्ट करें। तो मतलब अभी किसी बच्चे के 70-80 भी आ रहे हैं तो उसको अपने टारगेट लेके चलना चाहिए कि 100 प्लस उसके मॉक में आने चाहिए। जो मॉक लगा रहा है, जो प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा है, उसे इतना इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उसके मॉक में 100 प्लस मार्क्स आ पाए, तभी वो अपनी तैयारी को ये मान सकता है कि हाँ वो फाइनल सिलेक्शन के करीब पहुंच रहा है। अगर आपके 100 से कम मॉक में नंबर अभी आ रहे हैं तो पहली बात तो अभी इतना इनफ टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हो, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, 100 प्लस लेके जा सकते हो। आपका टारगेट दिमाग में रहना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे तो 100 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करने से आएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मेहनत करते हैं, 10-5 दिन बाद ही वो पेशेंस खो देते हैं और जब मार्क्स नहीं बढ़ते। तो मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पेशेंस रखो। 70-80 अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 60-70-80 नंबर आ रहे हैं, तो उसको 100 नंबर होने में 2 महीने भी लग सकते हैं। तो पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं, क्योंकि देखो 60-70 नंबर आना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वहां से 100 प्लस लेके जाना बहुत कठिन होता है, वो एक टफ जर्नी होती है, उसमें 2-3 महीने लगेंगे। तो पेशेंस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थैंक यू आपका यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और इस चीज से बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी, बहुत सारे लोगों को इस चीज से बेनिफिट भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।